साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर चौधरी आप सभी का सर्वोत्तम एकेडमी जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू तौर पर जारी होगा। जैसा कि विगत काफ़ी लंबे अरसे से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वोत्तम पर टॉपर्स की क्रमबद्ध श्रृंखला देख रहे हैं और ये जो जितने भी टॉपर्स सर्वोत्तम एकेडमी ने दिए हैं, मैं मानता हूं कि आपको इनके जीवन से प्रेरणा मिलनी चाहिए। इनको ये सब चीज़ें विरासत में नहीं मिली है, अभी तो हम यूँ कह सकते हैं कि इनका त्याग, समर्पण, विश्वास और भावनाएं इतनी कारगर साबित हुई कि इन्होंने न केवल अपना स्थान सुनिश्चित किया है, अभी तो ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने राजस्थान को टॉप किया है। आज मैं आपको जिस महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं दोस्तों, अब ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका नाम उच्चरित करूं इससे पहले मैं आपकी तारीफ में कुछ ये पंक्तियां, और मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां आपको भी पसंद आएगी और जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे मेहमान का आप स्वागत करेंगे कि तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकंदर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकंदर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रख, दुनिया को जीतने का हौसला रख, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता, फकीर नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे बीच में उपस्थित है जिन्होंने 2018 रीट भर्ती में संपूर्ण राजस्थान को टॉप किया है। स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, हमारे सामने लाइव रूम में बैठे हुए हैं। आपका नाम है दिनेश चौधरी जी और आप मूलतः नागौर जिले के निवासी है। आपके पारिवारिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में तो आप बताएंगे, लेकिन इससे पहले दिनेश चौधरी जी आप सर्वोत्तम एकेडमी के इस स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और देख लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान टॉपर 31,000 रीट की वैकेंसी आ रखी है और निकट भविष्य में उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। कुछ लोगों को तो इसी बात का डर है कि हमारा अंतिम रूप से चयन होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक वो शख्सियत है, अगर राजस्थान में रीट की एक भी वैकेंसी जाती तो आपका चयन 100% हो जाता। तो दिनेश चौधरी जी, आप सबसे पहली ये बड़ी खुशी की बात है, आपको कैसे पता चला कि आपकी रीट परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में पहली रैंक आई है? सभी साथियों को नमस्कार। सर जी, जब रीट का रिजल्ट जारी हुआ तब मैंने अपने मोबाइल से अपने रोल नंबर ढूंढे और अपना रिजल्ट देखा। जो ही मेरी जो नज़र है अपने रोल नंबर पर गई तो रोल नंबर के सामने एक कोष्टक में लिखा हुआ था 1। जब मुझे इस बात का पता चला कि मैंने रीट में पूरे राजस्थान को टॉप किया है, उस समय जो मुझे खुशी हो रही थी, मतलब जो खुशी के आंसू आने लगे थे, मैं उस खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, कितनी खुशी होती है दोस्तों। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक तो गम के आंसू होते हैं, एक खुशी के आंसू आते हैं। और खुशी के आंसू हर किसी आदमी के नहीं निकलते। ये एक अपने आप में एक ऐसी संवेगात्मक प्रक्रिया है जो बहुत विशेष परिस्थितियों में बाहर आती है, और खुशी के आंसू आना अपने आप में बड़े गर्व का विषय होना भी चाहिए दिनेश जी, क्योंकि पूरे राजस्थान को टॉप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत बढ़िया बढ़िया बातें दिनेश जी आपसे करेंगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूं, अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, तो 100% उनके जीवन की दशा और दिशा तो बदलेगी, बल्कि इसका पुण्य भी आपको मिलेगा। तो अब शुरुआत करते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों से दिनेश चौधरी जी से। दिनेश चौधरी जी, आप ये बताइएगा कि जब आपका रीट में पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक आई तो सबसे ज्यादा खुशी किन को हुई? जी सर, जब मेरी पूरे राजस्थान में मैंने रीट की जो फर्स्ट रैंक आई, राजस्थान टॉप किया, तो उस रीट की जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो खुशी मेरे पापा जी और मम्मी, उनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई। और जब मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई कि मैंने पूरे राजस्थान में टॉप किया है, तो उस समय मैंने मम्मी की आंखों में देखा कि इतने खुशी के आंसू निकल रहे थे जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ मेरी सफलता से जो खुश हुए उनमें सभी गुरुजन, जिनकी वजह से मैं आज जो रीट मैंने टॉप किया है,
उन सभी गुरुजनों को भी मेरी सफलता से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बिल्कुल दिनेश सर, देखिएगा मतलब गुरु को तो इसलिए भी खुशी होती है कि इस दुनिया में केवल माता पिता और गुरु ही ये चाहते हैं कि उनके शिष्य उनसे ऊपर जाए, वरना दुनिया में कोई नहीं चाहता। सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि दिनेश जी, जब आप तैयारी करते थे तो आपको कभी लगा है कि आप राजस्थान को टॉप कर पाएंगे, या फिर आपको कभी ऐसा भी फील हुआ कि आपका सिलेक्शन हो भी नहीं पाएगा? जी सर, मैं जब रिट की तैयारी कर रहा था एज ए बेरोजगार के रूप में, तब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी मैं कभी राजस्थान को टॉप करूंगा रिट में, कभी नहीं की थी। बस मैं जो अपनी तैयारी है वो तैयारी पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, निरंतरता से जारी रखी मैंने। तो मतलब आप हमें ये बताइएगा कि आपको भरोसा था कि राजस्थान टॉप करेंगे? जी सर, जब मैं तैयारी कर रहा था तब मुझे ये लगा था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। ये मेरे को पता नहीं था कि मैं पूरे राजस्थान टॉप करूंगा, बट मेरे को ये अपने अंदर फीलिंग आ रही थी कि कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो चौधरी साहब, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो मैं देख पा रहे हैं, फेसबुक पे सुन पा रहे हैं। प्लीज आपसे मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि आप अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सर्वोत्तम पे आइए, आपकी समस्याएं वहीं सुनी जाएगी। तो जो लोग फेसबुक पे सुन पा रहे हैं, प्लीज आप हिंदी सर्वोत्तम गूगल वहां जाके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, ताकि और मोबाइल ऐप है सर्वोत्तम, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्याएं, आपकी भावनाओं की यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर कद्र हो सके। दिनेश चौधरी जी, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आप राजस्थान के कहाँ से हैं, चूंकि ये तो बेसिकली मुझे जानकारी मिल चुकी है कि आप नागौर के, लेकिन आपके पापा जी क्या करते हैं? फिर इसके बाद मेरा अगला प्रश्न रहेगा, आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या रही है? जी सर, मैं नागौर जिले के देगना तहसील के एक छोटे से गांव है बिखरनिया खुर्द, वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती का काम करते हैं। और जो मुझे प्रेरणा मिली, वो मेरे सबसे ज़्यादा जो मैं प्रभावित हुआ वो मेरे पिताजी से ही हुआ। जब मैं कभी पिताजी के साथ खेत में जाता और पिताजी को जब काम करते हुए देखता सुबह से शाम तक, उनकी लगन को, उनकी मेहनत को, तब मुझे लगता जिस प्रकार पिताजी खेत में सुबह से शाम तक काम करते हैं, उसी तरह मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता। उनसे ही प्रभावित होकर मैं आज इस रीट को टॉप किया, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो दिनेश सर, अपने परिवार में कौन कौन है और कितने भाई है, कितने बहन है, और आपके गांव में कितनी सरकारी नौकर है, और आपकी नौकरी लगने के बाद और लोगों में मतलब किस प्रकार का रुझान है? सर, मेरे परिवार में पिताजी, मम्मी, इसके अलावा मैं गांव की बात करूं तो मेरे गांव में 2015 से पहले ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं थी, नाम मात्र की थी 1-2 सरकारी नौकरी। लेकिन धीरे धीरे यूँ ही समय बदलता गया, और जब मैंने पूरे राजस्थान जब रिट टॉप की तो मेरे से प्रभावित होकर काफ़ी लड़कों ने पढ़ाई शुरू की। और आज मेरे गांव की बात करूं तो मेरे गांव में 50 से 60 सरकारी नौकरियां हैं। वेरी गुड, सही है दोस्तों, ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, और आदमी को अपने आप को इस रूप में, इस मुकाम पर खड़ा करना चाहिए कि लोग, अगर व्यक्ति वहां नहीं हो फिर भी उसकी अनुपस्थिति में उसकी चर्चा हो, और ये व्यक्तित्व होता है। बिल्कुल राजस्थान को टॉप करना, अजी ये तो रीट की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो हम लोगों ने तो सर कभी क्लास भी टॉप नहीं की, या आप तो राजस्थान टॉप कर चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। आप लोग भी दोस्तों ऐसा कर सकते हैं। अनपढ़ और किसान माता पिता के घर जन्मे दिनेश चौधरी ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसको करने के लिए हम लोगों को रात दिन एक करनी पड़ेगी। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से विश्वास दिलाइए, 100% विश्वास दिलाइए कि आप भी राजस्थान को टॉप करके या अच्छी रैंक प्राप्त करके आपके स्टूडियो में आएंगे। मतलब एक सर 70 साल के, एक नाम क्या था जी उनका, यादव साहब थे, वो रिटायर फौजी थे। उन्होंने मुझे अभी मतलब फ़ोन किया कि सर मैं रोजाना आपकी इंटरव्यू देखता हूँ शाम को, और इतना अच्छा लगता है बेटे कि आप ज़िंदगी में और ज़्यादा उन्नति करिए। तो ये दुआएं कमाते सर हम लोग तुम। बिल्कुल धन्यवाद दिनेश चौधरी जी। अब मेरा अगला प्रश्न आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को, कि जो हमारे भाई बहन हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मतलब कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर मान लीजिए हम ठूंठ हैं, एकदम कमज़ोर हैं, तो क्या हम भी बढ़िया इंटेलिजेंट बन सकते हैं, हमारी भी नौकरी लग सकती है? और कई लोग तो इस मतलब निराशा के भंवर में फंसे रहते हैं सर कि पता नहीं मेरा क्या होगा। तो आप इन लोगों का ये भ्रम दूर कीजिएगा कि एकेडमिक कैरियर सफलता को प्राप्त करने में कोई बाधक नहीं है।
जिससे अगर मेरे में शैक्षिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैंने कक्षा 10 में 75% थे, कक्षा 12th में 78, और जो बीए था वो बीए मतलब शास्त्री से की थी मैंने, संस्कृत सब्जेक्ट से। वो मेरी पूरी कॉलेज में टॉप रहा मैं 84% के साथ। अगर एकेडमी की प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में बात करूं तो सर उसमें हमें सबसे पहले होता है कि अपने खुद के ऊपर विश्वास रखना, आत्मविश्वास। जब हमें अपने खुद के ऊपर आत्मविश्वास होता है तो हम उस जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं उनमें अपना अच्छा दे सकते हैं। अगर हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा, अपने पर आत्मविश्वास नहीं होगा, तो जो दबाव हमें महसूस होगा वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी होगा और उसका जो लॉस है हमें होगा। तो मतलब बिल्कुल बात साफ है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास वही रचते हैं जिन्होंने पहले मेहनत नहीं की है। अगर आप मान लीजिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में सप्लीमेंट्री या 3rd डिवीजन भी मान लीजिए पास हो गए हैं और अब रीट में बैठ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट में बैठ रहे हैं, सेकंड में बैठ रहे हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, डीएसएसबी नवोदय थानादार की तैयारी कर रहे हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि पढ़ाई आपने अभी चालू की है और बढ़िया बात है। तो पहले नहीं पढ़ा तो अब ज़्यादा पढ़ पाएंगे, अच्छी एनर्जी के साथ हम लोग हमारा अध्ययन कर पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम अकेडमी सदैव आपके साथ है। यदि आप हिंदी विषय से किसी भी मतलब कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे नेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, नवोदय, केंद्रीय, थानादार, पटवार, जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हैं, हमेशा हम आपकी सेवा में हाजिर है। और सर हम लोग रोजाना शाम को 7 बजे निःशुल्क क्लासेस चालू करते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, ताकि राजस्थान के दूर दराज के जो बच्चे हैं वो बैठकर बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन ले। और दिनेश जी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊंगा, अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का रिजल्ट आया, आपको तो जानकारी होगी, बिल्कुल आपको भी जानकारी, मैं बता देता हूँ। लगभग 874 या 47 कुछ पोस्ट है, जिनमें से 250 लोगों का फाइनली अपना सिलेक्शन हुआ है। मतलब कुल मिला के हम यूँ कह सकते हैं कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है, हमारा तो क्या योगदान है, बच्चों की ने इतनी मेहनत की है कि खुद के माता पिता का नाम तो रोशन किया है, लेकिन अपने अकेडमी का और हम जैसे गुरुजनों का नाम भी रोशन किया। तो दोस्तों बात साफ है कि निराश बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप में से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मैं दिनेश जी से लगातार प्रश्न कर रहा हूं, तो मेरा अगला प्रश्न दिनेश जी से यह है कि सर अब बहुत सारे विद्यार्थी आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, मतलब आपने कितने अंक प्राप्त किए, पहले तो आप ये बताइए, फिर आपके हर सब्जेक्ट में कितने कितने अंक आए। किताबों के बारे में बाद में चर्चा करूंगा। सर मेरे ऑल ओवर अंक की बात करूं तो मेरे रिट में ऑल ओवर अंक थे 126 126 टोटल मार्क्स थे मेरे। तो सर इनमें जैसे रेट के सिलेबस की अगर बात करें तो चूंकि एक तो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ज़्यादातर की हिंदी होती है, सेकंड में संस्कृत, अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी हो सकती है, और एक साइकोलॉजी का पेपर होता है, और अगर आप एसएसटी से थे तो 60 नंबर का आपका एसएस का पेपर होगा। कुल मिला के 150 में से दिनेश चौधरी ने 126 रैंक 26 अंक प्राप्त करके राजस्थान को टॉप किया है। तो आप हमें बताइएगा कि हिंदी विषय में कितने नंबर आए, और संस्कृत में आपके कितने थे, साइकोलॉजी में कितने थे, और एसएसटी में आपके कितने नंबर थे। सर मेरे अगर मैं सब्जेक्ट प्रति सब्जेक्ट के अंकों की बात करूं तो मेरे हिंदी विषय में अंक मैंने प्राप्त किए थे 27, 30 में से 27 अंक मैंने हिंदी विषय में प्राप्त किए। और साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी मेरा आए थे 22 नंबर 22। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में मैंने प्राप्त किए थे 25। और अब बच्चा एसएस में मेरे थे 52 के समथिंग। हाँ हाँ 52 नंबर एसएसटी में, 22 नंबर साइकोलॉजी में, 25 नंबर थे हिंदी संस्कृत में, और 27 हिंदी में। आपने तो हिंदी में तो राजस्थानी टॉप कर लिया। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आप सुन पा रहे अंक। तो फिर सर ये मार्केट में ये कहते हैं कि भाई 30 में से 30 अंक प्राप्त करने के लिए हमारे पास आओ, मतलब हम आधा अंक भी नहीं करने देते हैं। ये जो गुरुजन बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या ये सही है? 30 में से 30 अंक आ सकते हैं क्या सर? सर एक ये विडंबना है कि जो ऐसे कई पुस्तकें मैंने देखी है उन पर लिखा होता है कि 30 में से 30 अंक प्राप्त करने के लिए पुस्तक आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। मुझे नहीं लगता सर राजस्थान में ऐसी कोई बुक है जिसमें से सारे के सारे क्वेश्चन आए आज तक। हाँ, ऐसी राजस्थान में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसमें से सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ राजस्थान में ऐसी पुस्तकें हैं जो विश्वसनीय हैं
और सभी विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। बिल्कुल, दिनेश जी ने एकदम मतलब बेबाक तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं। मैं तो सर आज मजा आ गया मुझे तो इंटरव्यू लेते समय, क्योंकि इतना स्पष्ट रूप से आप अपनी बातें रख रहे हैं। ये सर मार्केट में चल रहा है 30 में से 30 अंक प्राप्त करने के लिए रीट में हिंदी पढ़े, 30 में से 30 अंक प्राप्त करने के लिए संस्कृत पढ़े, और साइकोलॉजी में 30 में से 30 और 60 में से 60 प्राप्त करने के लिए वो पढ़े। तो पूरे 150 में से 150 अंक ही पा गए सर। और फिर तो 100 में से 100। और फिर आप एक बात बताओ, ये दावे कौन करते हैं? कौन करते हैं आपको पता है? जिनका आज तक जिंदगी में कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। और फिर बातें करते हैं कि 1.5। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि भाई मैं मैक्सिमम नंबर आपको दिलवा दूंगा। और मैंने आपसे भी यही प्रॉमिस किया था दिनेश जी कि बढ़िया से बढ़िया नंबर आपके आएंगे। अब 27 नंबर आ गए तो ये तो आप अपनी किस्मत को मानिएगा, हम लोगों ने तो बराबर मेहनत करवाई है। बिल्कुल। तो सर आप हमें ये भी बताइएगा, किताबों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप कितने घंटे पढ़ते थे और किस रूप में अपने भाई बहन भी पढ़े ताकि इनकी सरकारी नौकरी लग जाए, कोई पटवारी में चप जाए, कोई एलडीसी में लग जाए, कोई रीट में लग जाए। मतलब कुल मिला के कॉमन रूप से आप ये बात बताइएगा कि कितने घंटे मतलब पढ़ना चाहिए और रीट को के पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? सर अगर मैं मेरी स्टडी की बात करूं तो मैंने रीट के लिए 5.5 महीने का समय मिला था मेरे को, और 5.5 महीने में मैं रेगुलर 10 घंटे रेगुलर स्टडी करता था। और मैंने सारे सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है और एसएस है, इन चारों सब्जेक्ट को साथ लेके चला। जैसे 2 घंटा हिंदी को पढ़ा, 2 घंटा संस्कृत को पढ़ा, 2 घंटा साइकोलॉजी को पढ़ा और 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे एसएस को दिया। सभी सब्जेक्ट को मैं साथ लेकर चलता और एक निश्चित अवधि के बाद अपने टाइम टेबल के अनुसार जैसे 7 दिन पढ़ा और 7वें दिन मैंने जो सारा पढ़ी हुई चीज़ है उसका रिवीजन किया। क्योंकि सर जब हम किसी भी का अध्ययन करते हैं उस अध्ययन में सबसे जो सर्वाधिक भूमिका होती है वो होती है रिवीजन की। अगर हम किसी विषय वस्तु के अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो उसको भूल जाते हैं। अगर हमें उस विषय वस्तु को परीक्षा तक ले जाना है तो उसके लिए हमें समय समय पर उस विषय वस्तु का रिवीजन करना अति आवश्यक है। बिल्कुल। मतलब हमारे हिंदी के बहुत बड़े महान कवि हुए अमीर खुसरो, जो आदिकालीन खड़ी बोली के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने बहुत पहेलियां और मुकरियां लिखी। उन्होंने अभ्यास को महत्व दिया कि बाटी बड़ी क्यों। बाटी जानते हैं क्या? राजस्थानी में खाई होगी आपने, गोल गोल होती है। बिल्कुल। बाटी बड़ी क्यों, पान सड़ा क्यों, जो खाते हैं ना वो पान क्यों सड़ गया, विद्या बिसरी क्यों, विद्या में क्यों भूल जाते हैं, और घोड़ा अड़ा क्यों। इन चारों का एक ही उत्तर है, फेरा न था, यानी रिपीट नहीं किया था। अगर आप कितने भी बढ़िया विद्वान हो, आपकी मान लीजिए दिनेश जी 78% थी, अगर जिसने राजस्थान को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं में टॉप किया होगा उसके परसेंटेज रही होगी कितनी? 99। अब उस 99% वाली बाटी भी अगर अपने आप को फेरेगी नहीं तो जल जाएगी। और दूसरी बात, घोड़ा कितना भी अच्छा हो, 20 लाख का हो, अगर उस पर राइडिंग नहीं करेंगे ना तो घोड़ा भी अड़ जाएगा। और इसी प्रकार विद्या, अरे मैं हमारी बात करते हैं दिनेश जी, हम लोग तो दिन भर पढ़ाते रहते हैं, लेकिन अगर 10 दिन भी काव्य शास्त्र को इनको नहीं पढ़ाए तो हमें देखना पड़ता है। तो विद्या बिसर क्यों जाती है? भूल जाते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों बात साफ है, पान भी सड़ जाता है, घोड़ा भी अड़ जाता है, विद्या भी बिसर जाती है, बाटी भी बढ़ जाती है। इसलिए इन सब में फेरे की आवश्यकता है। अमूमन होता है क्या, बच्चे ना 5 दिन तो पढ़ते हैं जयपुर में, 6 दिन घर पे चले जाते हैं, तो जो वहाँ जो आपकी नियमितता बनती है ना वो फिर टूट जाती है। और ऐसे बच्चे 31,000 में भी स्थान बनाने के काबिल नहीं रहते हैं। बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न सर आपसे, क्योंकि बहुत बच्चे लगातार पूछते रहते हैं, तो आप जो भी बात बताएंगे एकदम ईमानदारी से बताएंगे। ऐसा नहीं कि शंकर सर के पास आ गए, अपनी बातें तो अपन करते रहते हैं, कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और उन किताबों की क्या क्या विशेषताएं हैं। आप कर्मिक रूप से एक एक किताब के बारे में चर्चा करते हुए बच्चों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि अब आप लोगों के रोल मॉडल है सर, मतलब आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है जी। तो कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी है? सर सबसे पहले अगर मैं संस्कृत की बात करूं, संस्कृत के संदर्भ में, तो संस्कृत के लिए मैंने राम कुमार सर की एक पुस्तक आती है संस्कृत सरस्वती, उसका अध्ययन किया। और उसके साथ साथ एक मॉडल पेपर भी आता है संस्कृत सरस्वती का, उन दोनों का अध्ययन किया। और शिक्षण विधियों की बात करूं संस्कृत के लिए, तो शिक्षण विधियों के लिए मैंने आपकी एक बुक आती है जो सारे टेट के लिए चलती है, सर्वोत्तम पब्लिकेशन संस्कृत शिक्षण विधियाँ। इस पुस्तक का अच्छे से मैंने रिवीजन किया। और मेरे जो शिक्षण विधियों के संस्कृत में बात करूं तो मेरे जो 25 नंबर बने थे सर संस्कृत में, शिक्षण विधियों में मेरे 15 में से 15 नंबर थे। जो 5 नंबर मेरे कटे थे वो थे ग्रामर में, संस्कृत ग्रामर में।
तो सर आप हमें ये बताइए, जैसे ये तो बात रही संस्कृत की, जी मतलब आप हमें ये भी बता दीजिएगा रीट में सिलेक्शन होने के लिए जी मतलब बच्चे किस पार्ट को ज्यादा पढ़े, कौन सी मतलब किस में ज्यादा नंबर आ सकते हैं और जी मतलब सिलेक्शन में भूमिका अदा कर सकता होगा। सर, अगर मैं रीट के संदर्भ में बात करूं, जो मतलब ऐसा कौन सा जो भाग है, पार्ट है, जो रीट में अपना मेजर रोल निभाता है, तो उसके लिए जो शिक्षण विधियों का जो पार्ट है, तो शिक्षण विधियों का पार्ट रीट में सबसे ज़्यादा अंक आता है। और जो स्टूडेंट शिक्षण विधियां अच्छी तरह से कर लेता है, उनकी पकड़ हो जाती है शिक्षण विधियों की, तो मुझे नहीं लगता कि उसका रीट में सिलेक्शन नहीं होगा, 100% उसका रीट में सिलेक्शन होगा। आपको पता है दिनेश सर, लगभग 40 नंबर की रीट की शिक्षण विधियां भी आती है, तो उसके लिए तो शिक्षण विधियों को पढ़ा जाना जरूरी है। जी सर, बात है। अगर मैं रीट की शिक्षण विधियों की बात करूं तो हिंदी में 15 नंबर की आती है, संस्कृत में 15, 15, 15, 30 और 10 नंबर की आती है एसएस में। तो 40 नंबर की जो शिक्षण विधियाँ आती है, उसके लिए जो मैंने शिक्षण विधियों की जो सारी ऑल आउट पुस्तकें पढ़ी थी, वो सर्वोत्तम पब्लिकेशन शंकर सर द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं वो पढ़ी थी। इन पुस्तकों की दोस्तों जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इन पुस्तकों जो हर जो टॉपिक है उसका अच्छे से विश्लेषण किया गया है, उनका विस्तारित रूप दिया गया है। अन्य जो बाजार में पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में जो एक टॉपिक है उसको 3-4 पेज में सारा समेट दिया गया है, जबकि जो ये पुस्तकें हैं जो शिक्षण विधियों की, इन शिक्षण विधियों की जो पुस्तकों अगर मैं बात करूं दोस्तों, हर टॉपिक अच्छा, उस टॉपिक को विस्तारित रूप दिया गया है, उसमें चित्रात्मकता दिखाई गई है, उसकी जो भाषा है वो एकदम सटीक है। ये देखिएगा जो मैं शिक्षण विधियों आप पुस्तक दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिए, मतलब जो हर टॉपिक है उसे चित्र के द्वारा, मतलब कोई सा भी टॉपिक चित्र के द्वारा उसे डायग्राम बनाकर समझाया गया है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर कोई भी विषय वस्तु चित्र के द्वारा और डायग्राम के द्वारा समझाई जाती है तो वह सीखने के लिए अत्यंत सरल हो जाती है। बिल्कुल सर, तो मतलब आप अपने जो बेरोजगार भाई बहन है उनको यही बताना चाहेंगे कि आप इस किताब को खरीद लें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। दोस्तों, अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो, मैं एक रीट टॉपर के नाते आपको बता रहा हूँ, अपना छोटा भाई मानो या बड़ा भाई, अगर मैं शिक्षण विधियों की जो आपको पुस्तकें बता रहा हूँ, अगर वो आपने ज्ञान से पढ़ ली, उनका अध्ययन कर लिया, तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि आपका 100% रीट में सिलेक्शन होगा। जो शिक्षण विधियों की पुस्तक है सर्वोत्तम पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का नाम है सर्वोत्तम पब्लिकेशन, और उनका लेखक है शंकर चौधरी सर। उन सारी पुस्तकों को आपको हिंदी की भी लाना है, अलग अलग आती है, हिंदी की भी आती है, संस्कृत की भी आती है, और जो एसएस इसकी भी पुस्तक आती है। उनमें से आपको सारी पुस्तकों का समय समय पर रिवीजन करना है, उनको पढ़ना है। इनके साथ साथ इन शिक्षण विधियों का एक सम्मिलित रूप में मॉडल पेपर आता है, मतलब हिंदी, संस्कृत और एसएस, और जो पर्यावरण जितनी भी शिक्षण विधियों की पुस्तकें हैं उनका एक संयुक्त रूप में एक मॉडल पेपर आता है। उसमें आज तक जितने भी रीट के पेपर हुए हैं और सीटेट के पेपर हुए, जितने भी टेट के पेपर हुए, उनमें जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं, प्रश्न बैंक आए हैं, उन सभी का समावेश इस सर ने एक पुस्तक में इतने अच्छे से किया है। और हर प्रश्न की जो व्याख्या है वो इतनी अच्छे से की है, आपको पढ़ने पर लगेगा कि वास्तव में ऐसी बुक आज तक हमने कभी देखी नहीं है। और जब आप परीक्षा दोगे और परीक्षा हॉल से बाहर आओगे तो मैं निश्चित तौर पर दोस्तों आपसे कह सकता हूं कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मतलब इतनी तारीफ कर दी कि हमारे पास कोई शब्द। मैंने अपने ये तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, मैं ऐसा नहीं है कि आपके सामने बैठा हूं तो आपका मैं गुणगान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है जो मैंने अपने अध्ययन काल में, रीट के अध्ययन काल में जो मैंने महसूस किया आपकी पुस्तकों का, उसमें मुझे यही लगा, जो मैं विद्यार्थियों को बता रहा हूं, ये सर की जो पुस्तकें निश्चित ही आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होगी। और ये सारी पुस्तकें आपके लिए उन सीढ़ियों का काम करेगी जो आपको रीट के उस मंजिल तक आसानी से पहुंचाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, बहुत मतलब लॉकडाउन में इतनी मेहनत की है सर, पीछे भी जब आपने पढ़ी थी तो बहुत मेहनत के साथ करते हैं। गलतियां तो मनुष्य हैं, लेकिन वो नहीं कि भाई गलतियों का पुतला ही हो, नाम मात्र की गलतियां रहती है, हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ, और सर राजस्थान में इस समय नंबर 1 पे किताब चल रही है, और होनी भी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मोटी है, अब वो कहते हैं कि जो मतलब जिनको केवल 150% चाहिए अब 150% वालों को तो मोटी लगेगी। ये सारी की सारी किताबें, जैसे कि सर आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, सारी की सारी किताबें दोस्तों आपको ऑनलाइन हमारे सर्वोत्तम मोबाइल ऐप पे भी उपलब्ध हो जाएगी। किसी के पास नहीं पहुंच पाती तो प्लीज हमारे मोबाइल ऐप स्क्रीन पे दिखाइएगा, इसको आप डाउनलोड कर ले, वहां मोबाइल ऐप के ऊपर ही किताबें आपको मिल जाएगी। ये अपना मोबाइल ऐप है, सारी की सारी किताबें आप वहां से ई बुक के रूप में भी पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और हमारे नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारे नंबर है,
आप इन पर कोई भी राजस्थान ही नहीं अपितु आउट ऑफ राजस्थान से बच्चे देख पा रहे हैं, कोई समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं सर। ये मतलब कुल मिला के ज़िंदगी में ना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब हर बच्चे तो हमसे डायरेक्ट आके ऑफलाइन में पढ़ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन में भी हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन किताबों की तरु ही जाइए हम लोग हमारे ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। जी हाँ, अब मेरा अगला प्रश्न सर आपसे, चूंकि आपने हिंदी संस्कृत के बारे में बता दिया, एसएसटी में भी सर्वोत्तम की शिक्षण विधियां पढ़नी चाहिए, और एसएसटी में और जो 60 नंबर का मैटर आता है, जैसे शिक्षण विधियों के लिए तो सर्वोत्तम हो गई 10 नंबर के, और मैटर के लिए आप कौन कौन सी किताब पढ़ने के लिए बोलेंगे, आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, और साइकोलॉजी भी इसमें अभी बची हुई है। अगर मैं सामाजिक विज्ञान एसएसटी की सर बात करूं, जो शिक्षण विधियां तो मैंने बता दी है कि सर्वोत्तम जो पब्लिकेशन शंकर सर की जो पुस्तक आती है वो आपको कवर कर लेगी उसमें, और बाकी जो मैटर है उसके लिए आपको दोस्तों जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 6 से 10 तक की जो पुस्तकें चलती है उन पुस्तकों में से आपको उन टॉपिक को पढ़ना है जो अपने सिलेबस में है, क्योंकि जो अपना सर जो पेपर बनाता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाता है, तो अपनी जो तैयारी को जो आपको आधार मानना है सभी दोस्तों, वो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मानना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सारी पुस्तकें उनको आधार मानकर आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा एक गाइड अगर आप लाओ तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, पनोरमा गाइड आती है एसएस के लिए जो बहुत अच्छी है, आप एक बार उसको पढ़ के जरूर देखें। बिल्कुल सर, मैं भी बच्चों को बताता हूँ, मेरे कोई पनोरमा वाले सर से जानकारी भी नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ, लेकिन देखो मार्केट में जिसकी गुडविल होती है तो वो तो चमकती है सर। मतलब कितने लोग, कितना जमाना आपको रोक पाएगा, अगर आप में दम है तो आपकी कलम में ताकत है तो आपके हुनर बोलेंगे सर। बिल्कुल, और मैंने सर एक बात बताई तो बच्चों को कहता हूँ भाई पनोरमा पढ़ लो, जबकि सर को भी नहीं जानता कौन पनोरमा के राइटर हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं सर उनकी तो लैंग्वेज ही ठप है। अरे आपको अगर सरल सरल बातें बताए जो जितनी आती है उतनी हम हमारी किताबों में लिखते हैं तो वो किताबें बढ़िया लगती है, सर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अब किताबें मोटी होगी, 15 नंबर की शिक्षण विधियां तो किताबों की साइज तो मोटी करनी पड़ेगी। आप 15-15 पेज में शिक्षण विधियां कैसे पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता दिनेश जी, बात यही है। अभी तो बच्चों को कौन समझाए, तो पनोरमा गाइड मेरे हिसाब से भी ठीक है, मैं भी मानता हूँ बच्चों को ही गाइड करता हूँ। और सर आप साइकोलॉजी के लिए भी बताइएगा, क्योंकि बच्चे ना बार बार बोलते रहते हैं, तो मैं इस वीडियो को जब डालूंगा ना तो मैं लिखूंगा मय पुस्तक सूची, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, धूम मचा दो, लगना चाहिए यही गुरु के प्रति आपका आदर, सच्चा सम्मान होगा। अगर मैं सर साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की बात करूं तो उसके लिए भी अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 11 और कक्षा 12 में जो पुस्तकें चलती है साइकोलॉजी की, तो सबसे पहले आपको अध्ययन उस साइकोलॉजी कक्षा 11 और कक्षा 12 की पुस्तक का करना है। और उसके अलावा साथ है सुप्रिया गौड, मैम का नाम है सुप्रिया गौड, उनकी पुस्तक का नाम है श्रेष्ठा। तो आपको साइकोलॉजी के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 व 12 की पुस्तक और इनके साथ 2 गाइड, एक अवनी प्रकाशन धीर सिंह जी की और दूसरी है सुप्रिया गौड की श्रेष्ठा। बिल्कुल सर, देखिएगा जो अच्छी किताबें उनके लिए आपको बता दिया गया, तो सारी की सारी किताबें आप अब बिना किसी देरी के आपको खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त आपके पास है नहीं है। और ये तमाम किताबें आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, राजस्थान में आप जितने भी बुक सेलर है वहाँ जाके मिल सकते हैं, कोई भी समस्या आए तो हमारी बात करवा सकते हैं। कुल मिला के आप सफल हो, यही हमारी कामना है। दिनेश सर, अब आप हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है, चूँकि आप राजस्थान के एक टॉपर हैं, तो आप हमारे जो भाई बहन हैं उनको ये बताइएगा कि मतलब कई बच्चे ना बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं, तो मतलब इस बार उनकी पार पड़ जानी चाहिए, जिसको राजस्थानी में कहते हैं, क्योंकि उम्र भी हो जाती है सर, आपको पता है, तो कोई खास मैसेज जो उनको देना चाहेंगे अपनी तरफ से बताइएगा। दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के 2 पहलू होते हैं, एक सफलता और असफलता। या तो आप सफल होंगे या असफल। आप यदि असफल हो जाते हो तो आपको असफलता से घबराना नहीं है, उस असफलता से आपको सीखना है क्या कमियां रह गई है आपकी असफलता में, उन कमियों को उनसे सीखकर आपको फिर से सफल होने की कोशिश करना है। किसी ने कहा है कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, क्या बोल रहा है कि अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। गुड 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 सर, तो मतलब आगे क्या व्याख्याता हिंदी में बनेंगे क्या? थैंक यू सर, तो मतलब बिल्कुल आप तो परिपूर्ण है। दोस्तों, आप रीड टॉपर से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप, अगर मैं इनको संबोधित करूं तो आप भावी व्याख्याता से भी रूबरू हो रहे हैं।
बिल्कुल, और राजस्थान टॉप करेंगे, मुझे विश्वास है सर आपके ऊपर। अच्छा दोस्तों, मेरा अगला प्रश्न कि जब आप सर्वोत्तम एकेडमी कोचिंग संस्थान में आप हमारे पास आए, तो सर्वोत्तम एकेडमी की सबसे बढ़िया बात क्या लगी आपको, वहां पढ़कर कैसा लगा? अगर सर मैं सर्वोत्तम एकेडमी की बात करूं तो इसकी मुझे जो सुझाव है वो मेरे पंचायत में एक गांव है, वहाँ के जो 3-4 लड़के जिनका सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट ग्रेड में, उनसे मेरी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि जयपुर में एक एकेडमी है सर्वोत्तम एकेडमी, और आप अगर हिंदी आपको पढ़नी है, हिंदी में अच्छी पकड़ करनी है तो उन सर के पास जाओ। तो मैंने उन लोगों पर भरोसा करके अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर, भगवान का नाम लेकर सर मैं सीधा ट्रेन द्वारा जयपुर पहुंचा और सर्वोत्तम एकेडमी में आया। सर्वोत्तम एकेडमी में सबसे पहली जो मेरी मुलाकात है वो मेरी शंकर सर से हुई थी। उस समय मैं एक बेरोजगार था, घबराया हुआ था, न मेरे में आत्मविश्वास था, तो शंकर सर ने मुझे ऐसी कई बातें बताई जिनसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। जो शंकर सर का योगदान है मेरी सफलता में, और सर्वोत्तम एकेडमी का अविस्मरणीय योगदान है, जिनको मैं आज जीवन कभी भुला नहीं सकता। आपका सर मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अच्छा, कोई आपका प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब दिनेश जी से मैं एक बहुत शानदार प्रश्न करने वाला हूँ। सर, आपकी चूंकि सरकारी नौकरी लगना है अपने आप में बड़े गर्व की बात है। आप बताइए, मतलब अब आप नौकरी लग चुके हैं, तो आप बेरोजगार भाई बहनों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? आपकी तरफ से एक मतलब एजुकेशन की क्या अलग प्रकार से अलग जगाएंगे? अगर मैं अपने बेरोजगार भाइयों की बात करूं तो उनके लिए मेरा संदेश है, दोस्तों कभी भी आपको घबराना नहीं है। जानता हूं कि ये जो समय है आपके लिए, जो ही जो रीट परीक्षा की तिथि नजदीक आती जा रही है, दिन पे दिन ढलता जा रहा है, तो आपकी जो धड़कनें बढ़ रही है मैं उनको महसूस कर रहा हूं। आपकी धड़कनें बढ़ रही है उनको महसूस कर रहा हूं। आप दबाव में होंगे, लेकिन आपको प्रेशर में नहीं आना। अपने ऊपर दबाव को 1% भी रिलीज नहीं होने देना है। हमेशा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होकर निरंतरता के साथ अध्ययन करना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, ये नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे और उसी के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से निरंतरता से अध्ययन करोगे, तो मैं अपनी पूरे आशा के साथ कह सकता हूं कि आप 100% खरे उतरोगे। मतलब बेरोजगार भाई बहनों के लिए सिर्फ यही कह सकते हैं। और क्योंकि अभी तो आप तो नई नई नौकरी लगी सर, आपको तो प्रोबेशन पीरियड में है, राइट, और तनख्वाह भी आपको तो इतनी मिलती है कि जिसमें अपना गुजारा हो जाता है। कर मुझे भी इतनी मिलती है, अहंकार भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खूब गुजारा हो रहा है। फिर भी सर मैं दिनेश जी आपकी तरफ से बच्चों को आश्वासित करता हूँ, कोई भी स्टूडेंट पैसे के खातिर यानी आर्थिक रूप से यदि असक्षम है, फिजिकल रूप से असक्षम है, तो प्लीज आपका 100% स्वागत है। मैं विश्वास दिला रहा हूं कैमरे के सामने और दिनेश जी जो टॉपर इनके सामने कि आपका 1 रुपया भी मैंने पहले भी नहीं लिया है और अभी भी नहीं लूंगा, लेकिन आप पैसे की वजह से पढ़ाई मत छोड़िएगा, बिल्कुल। और सर जो दिनेश जी कहेंगे उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। सर सर्वोत्तम एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी चूंकि कुछ ही दिनों पहले हम लोग आए हैं मार्केट में, तो रेट हो, ग्रेड फर्स्ट हो, PSI इनके कोर्सेज भी उपलब्ध है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि दिनेश जी मुझे कह रहे थे नीचे कि सर आपकी तो रेट की फीस ही बहुत ज़्यादा है, और फिर आप है ना एक तरफ तो कहते हैं कि निःशुल्क पढ़ाएं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि साहब इतनी फीस ही रुकूंगा। तो दोस्तों जो दिनेश जी मुझे कहेंगे वो मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, इनकी बात मान्य होगी। तो दिनेश जी आप जो भी घोषणा करना चाहिए, स्वागत है। सर जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हो सर्वोत्तम ऐप पे, उसमें जो फीस है वो क्या है सर, एक बार मुझे बताने की कृपा करें। 999 999 है ना, 99। तो सर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे अपने बेरोजगार भाइयों और बहनों के लिए मैं आपसे जो वो यही आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ और हृदय से जो चीज़ मांग रहा हूँ, और मुझे भरोसा आप मेरी बात को रखेंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो आप जो कोर्स 999 में दे रहे हो, वो आपसे मैं कह रहा हूँ इन बेरोजगार भाइयों के लिए आप 599 599 में कर दो। बिल्कुल सर, ये मैं आज ही घोषणा करता हूँ, मतलब आने वाले 2-3 दिन तक ये कोर्स 599 नहीं होगा, मैं इनसे भी नीचे आ रहा हूँ, 499 पे होगा सर। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता।
दिनेश जी ने बात रखी और फिर हमारे स्टूडेंट जब टॉप करे तो हमें इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो प्लीज़ केवल और केवल 2 दिन का मौका आपके पास, 499 में आप पूरी हिंदी विषय का कोर्स प्राप्त कर सकते हो। 30 में से 30 तो नहीं, क्योंकि वो मेरे भी नहीं आएंगे, कहीं आप ये सोचिए कि 30 में से 30 बोलेंगे, लेकिन 30 में से 27 नंबर जैसे दिनेश जी के आए ना, वैसे आप 30 में से 28 नंबर जरूर प्राप्त करेंगे। शिक्षण विधियों की लगभग सर 45 वीडियो है और हिंदी व्याकरण के लगभग हम लोग यूँ कह सकते हैं 60 के लगभग वीडियो, कुल मिला के 100 वीडियो में आप पूरी की पूरी शिक्षण विधियाँ और ग्रामर पढ़ सकते हैं। ग्रामर तो सर PSI में भी काम आएगी, पटवार में भी काम आएगी, आपके RS में भी काम आएगी। तो दोस्तों आप बस बिना किसी देरी किए आप जल्द से जल्द हमारा मोबाइल ऐप देख पा रहे हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद 2 दिन के लिए ऑफर दिया जा रहा है ताकि आपके 28 नंबर जरूर आए, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दिनेश सर, और कुछ बात अगर रह गई है तो आप जरूर बताइए। जो मेरे जो रीट के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश है, दोस्तों जो समय बचा है इस समय का आपको अच्छे से सदुपयोग करना है। समय का सदुपयोग करते हुए अनुशासन में रहते हुए अपना अध्ययन करना है और जो स्टडी मटेरियल है, मतलब जो आपकी रीट की विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को हो सके उतना सीमित रखना है। अगर आप उसका ज़्यादा फैलाव नहीं करना है, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक ही विषय के लिए आप 10-10 गाइड खरीद लो। मेरे कहने का भाव है जो अपना विषय वस्तु है उसको सीमित रखना है। अगर आप ऐसा करते हो, अपनी विषय वस्तु को सीमित रखते हो, तो जब हम एग्जाम नज़दीक आएगा तो उसका रिवीजन करना जरूरी पड़ता है। तो रिवीजन भी उनका, अगर जो विषय वस्तु सीमित होगी तो उसका आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन कर पाओगे तो मैं आपको निश्चित करता हूँ आप जरूर सफल होंगे। बिल्कुल दोस्तों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जैसे दिनेश जी आज हमारे पास बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसे माता पिता सबको नसीब हो और आप भी अपने इन अच्छे कृत्यों की वजह से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, क्योंकि दोस्तों इस संसार में जितनी खुशी माँ बाप को होती है वो किसी को नहीं होती है। और मैं चाहता हूँ कि जितने खुश नसीब दिनेश जी के माँ बाप है आप सबके बने। आप सभी लोग इस स्क्रीन पे इसी रूप में आए, एक बार दिनेश जी पीछे देखिएगा, यहाँ ऊपर ही ऊपर आपका नाम छपा हो, टॉपर्स रीट 2000 कौन सी लिखिए सर, 21 में आपका नाम हो, XYZ नाम हो, नीचे फर्स्ट रैंक आपकी भी हो, यहाँ फर्स्ट रैंक। और ये रैंक ऐसे नहीं लिख सकते, पूरा इंडिया इस बात को देख रहा है, आउट ऑफ इंडिया भी बच्चे देखेंगे इसको। तो ये पहली रैंक प्राप्त करने के लिए इन्होंने मतलब क्या मेहनत की है। लोग तो सर मेहनत का उपवास उड़ा देते हैं, किससे, हमारी सफलता को देखकर। लोग ये कहते हैं कि ये तो किस्मत थी तो मिल गई, नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें हमें कोई विरासत में नहीं मिली, तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और आज भी दिनेश सर हम लोग 5 घंटे सो पाते हैं मैक्सिमम, सुबह से शाम तक किताबें लिखना, अपना कोचिंग पढ़ाना, नौकरी करना, कुल मिला के बच्चों का मार्गदर्शन करने में हम व्यतीत करते हैं। लेकिन कुछ नसीब है कि भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया, सबको ऐसा मौका परमपिता परमेश्वर देवे। और अंत में दिनेश चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सर्वोत्तम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पधारे, इसके लिए पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद सर।